हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आपके साथ एक हिस्टोरिकल ओमेगावर्स वन शॉट वांगशेट फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है ब्राइड ऑफ सेकेंड प्रिंस और इसमें लान वांगजी अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है और इस कहानी में आपको प्यार मिलेगा, बिट्रेयल यानी कि धोखा मिलेगा और पॉजिटिवनेस मिलेगी लान वांगजी की और काफ़ी कुछ मिलेगा। ओके, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कर दिया करो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं जल्दी आपको स्टोरी अपडेट करके दे पाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए, हम राइटर्स एंड क्रिएटर्स के लिए लाइक्स और व्यूज़ मैटर करते हैं। ओके, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लानशिंग हेंगजुन एक जाना माना नाम था। लानशिंग हेंगजुन एक बहुत ही पावरफुल किंग थे। उनका राज्य यानी कि लैन किंगडम बहुत ही समृद्धशाली था। वहाँ के सभी लोग खुश रहते थे और वहाँ मौसम भी अच्छा रहता था। ज़्यादातर तो सर्दियाँ ही रहती थी। लानशिंग हेंगजुन के पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। एनिमी कंट्रीज़ के भी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो लान किंगडम पर अपनी जीत हासिल कर सके और उसे हराकर अपने राज्य को उस पर विजयी बना सके। और इसके पीछे रीज़न था लानशिंग हेंगजुन के बेटे फर्स्ट प्रिंस एंड सेकंड प्रिंस। फर्स्ट प्रिंस, जिनका नाम लानशी चैन था, वो अपने फादर की हेल्प करते थे वॉर के टाइम पर सारी रणनीति तैयार करने में। और दूसरा बेटा यानी कि सेकंड प्रिंस, जिनका नाम था लान वांगजी। लान वांगजी एक बहुत ही रूथलेस और कोल्ड हार्टेड प्रिंस की तरह देखे जाते थे, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। उनके लिए बस उनकी फैमिली मैटर करती थी और उनका एक करीबी दोस्त। लान वांगजी अपने किंगडम यानी कि लैन किंगडम के आर्मी जनरल थे। लान वांगजी की लाइफ कभी खुशियों से भरी नहीं थी। बहुत ही मुश्किलों का सामना उन्होंने बचपन से किया था। लान वांगजी जब 5 साल के थे, यानी कि प्रिंस वांगजी जब 5 साल के थे, तब से वो वॉर जर्नल्स पढ़ा करते थे। उन्हें वॉर में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके फादर यानी कि लानशिंग हेंगजुन एक किंग थे, तो अक्सर वो युद्ध में जाया करते थे। वांगजी बचपन में भी जिद किया करता था कि उसे युद्ध में जाना है, लेकिन उसे यही कह दिया जाता था कि वो अभी छोटा है। कितनी बारी वांगजी ने अपने फादर को डेथ बेड पर देखा था, क्योंकि कभी कभी वॉर के टाइम पर लानशिंग हेंगजुन को बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज हो जाया करती थी और उनकी वाइफ यानी कि वांगजी की मॉम और लानशिंग हेंगजुन की वाइफ लान ई अपने हस्बैंड को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। लेकिन लानशिंग हेंगजुन को क्या पता था कि उनकी लाइफ में और मुसीबतें आने वाली हैं। एक समय पर जब वो अपने सोल्जर्स के साथ और अपने भाई के साथ, अपने बड़े बेटे के साथ युद्ध पर गए हुए थे, उस वक्त उनकी वाइफ लान ई अपने रूम में आराम कर रही थी और वांगजी भी उनके पास ही सो रहा था, क्योंकि वांगजी को आदत थी अपने मॉम के पास सोने की। तभी अचानक से क्वीन लान ई को कुछ एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनके रूम में कोई और भी था और अचानक से न जाने 2 असैसिन्स कहाँ से आ गए और उन्होंने वांगजी पर अटैक करना चाहा। लेकिन उसी वक्त क्वीन लान ई की आँख खुल गई, क्योंकि अभी तक लान ई को यही लग रहा था कि वो शायद कुछ ऐसी उनको महसूस हो रहा है। लान ई ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस सोर्ड का अटैक अपने ऊपर ले लिया, जिस पे वो बहुत ज़्यादा घायल हो गई। वांगजी ने अपनी आंखों के सामने ही अपनी माँ की ये बुरी हालत देखी थी, उनके शरीर से खून को बहते हुए देखा था। वो असैसिन्स वांगजी को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक लानशिंग हेंगजुन, उनके भाई लान कुरेन और बाकी के सोल्जर्स वहाँ पहुँच चुके थे। वांगजी बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसके आंसू जो बहे थे वो बिल्कुल सूख गए थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था, वो न रो रहा था ना कुछ बोल रहा था। उसकी मॉम ने उसके सामने अपना दम तोड़ दिया था। उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। दोनों असैसिन्स को सोल्जर्स ने मार दिया था, लेकिन पता नहीं चला कि किसने उन्हें भेजा था। लैन किंगडम ने अपनी क्वीन को हमेशा के लिए खो दिया था। लाशिंग हेंगजुन ने दोबारा शादी नहीं करी। वांगजी के आंसू नहीं बहे थे। उसकी मॉम की डेथ उसके लिए एक सदमा बन गई थी, एक ऐसा सदमा जो वो शायद कभी भूल ही नहीं सकता था। और इस वजह से वांगजी कोल्ड हार्टेड बन गया था। फीलिंग्स क्या होती हैं उसने उन सबको भुला दिया था। उसके दिमाग में बस एक चीज़ चलती थी कि उसे अपने किंगडम को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। वो एक रूथलेस और कोल्ड हार्टेड प्रिंस बन गया था। अगर दुनिया में किसी चीज़ से वांगजी को सख्त नफरत थी और बेहद नफरत थी तो वो थे असैसिन्स, और साथ ही वो लोग जो झूठ बोलते थे। प्रिंस वांगजी की एज बढ़ने लगी। एज बढ़ने के साथ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योद्धा के रूप में बड़े होने लगे। उन्होंने तलवारबाजी और काफ़ी चीज़ों में पारंगत हासिल कर ली थी। प्रिंस वांगजी 25 साल के थे तो उसके हिसाब से उन्हें नॉलेज भी था, उन्हें मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस था हर चीज़ का। लाशिंग हेंगजुन के बड़े बेटे लाशिचेन की शादी नेबर किंगडम की प्रिंसेस ये शिवू से हो चुकी थी। लाशिंग हेंगजुन को अब अपने छोटे बेटे लान वांगजी की बहुत चिंता सताने लगी थी। एक दिन वो अपने रूम में बैठे हुए थे और एक जर्नल को लिख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो पेन था वो इंक में ही डूबा रह गया, क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं और ही था। तभी वहाँ प्रिंस लाशिचेन और उनकी वाइफ ये शिवू आ गए। उन्होंने लाशिंग हेंगजुन को वो किया और कहा फादर, लेकिन लाशिंग हेंगजुन ने उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं और ही था। उन्हें ऐसे देखकर लाशिचेन और ये शिवू दोनों ही थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक बार हुआ था, लाशिचेन को अच्छे से याद है, जब उनकी यानी कि वांगजी और उनकी मॉम की डेथ हुई थी, यानी कि लान ई की। ये शिवू को लाशिंग हेंगजुन अपनी बेटी की तरह मानते थे। कभी भी ये शिवू को लान किंगडम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये शिवू तभी आगे बढ़ी। वो उस टेबल के पास नीचे झुककर बैठ गई जहाँ लाशिंग हेंगजुन अपना वर्क कर रहे थे। उसने धीरे से टेबल पर नॉक किया और कहा फादर। लाशिंग हेंगजुन की नज़रें ऊपर उठी तो उन्होंने देखा सामने उनकी डॉटर इन लॉ ये शिवू थी और कुछ ही दूरी पर लैन शिजेन खड़ा हुआ था। लान शिंग हेंगजुन कहते हैं, ये शिवू, तुम और शिजेन, तुम दोनों यहाँ कब आए? तो ये शिवू बोली, फादर, हमें यहाँ आए हुए तो कुछ टाइम हो गया है। हमने आपको आवाज़ भी दी, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया हमें, और इस वजह से हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे। ये सुनकर लाशिंग हेंगजुन ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा कि वो बहुत थकान महसूस कर रहे थे। शिजन भी अपनी वाइफ के बगल में आकर बैठ गए और बोले, फादर, फादर क्या हुआ है? आप हमें बताइए, बताइए ना, क्या बात है जो आपको परेशान इतना कर रही है कि आप ये भी भूल गए कि आपका जो पेन है वो इंक में ही डूबा रह गया था। लाशिंग हेंगजुन कहते हैं, शिचन बेटा, मैं कैसे बताऊं, मुझे वांगजी की बहुत चिंता सताने लगी है। मेरी अब उम्र हो आई है। मैं चाहता हूं कि अपने सामने वांगजी को भी सेटल होते हुए देख लूं, और लैन किंगडम का जो कार्यभार है, जो मतलब राजा की जो पोजीशन है, किंग की पोजीशन है, वो मैं वांगजी को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। शिजन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह किंग के प्लेस पर बैठो, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। यह सुनकर शिजन बोले, फादर, मैं अपने काम से खुश हूँ। रही बात किंगडम संभालने की, तो आपको और सबको पता है कि वांगजी मुझसे कहीं बेहतर ढंग से लैन किंगडम को संभाल सकता है, क्योंकि वॉर पर वो जाया करता है। उसे सही से पता है कि दुश्मन कंट्रीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना है, और ये चीज़ें तो मुझे नहीं आती हैं। शिजन ने अपनी बात कह करके अपनी वाइफ ये शिवू की तरफ देखा तो शिवू ने स्माइल किया और कहा, फादर,
हस्बैंड ठीक कह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वांग जी किंग बनता है। फादर, मुझे पता है कि आप वांग जी की शादी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। फादर क्यों ना हम एक स्वयंवर रखें जिसमें अलग अलग किंगडम्स की ब्राइड आएंगी, और ऐसे भी मतलब ब्राइड्स आ सकती हैं जो स्वयंवर में शामिल होना चाहें। उन ब्राइड्स को एक कंपटीशन में पास होना होगा, फिर जो ब्राइड्स फाइनल होंगी उसमें से वांग जी अपनी मनपसंद ब्राइड को चूज़ कर लेगा। लेकिन ये वर्ड सुनते ही शिचन बोले, लेकिन क्या शिवू, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है तुम्हारा। तो ये शिवू ने स्माइल किया और कहा, हस्बैंड, मेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट काम जो है वो अब आने वाला है। सबसे डिफ़िकल्ट है वांग जी को शादी के लिए राज़ी करना। आपको तो पता है ना कि मैंने या आपने जब भी उससे इस बारे में बात करी है तब वांग जी बीच में ही उठ करके चला गया है। उसने तो हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। खैर, इस बार मेरे पास एक अच्छा प्लान है, और ऐसा प्लान है कि मुझे यकीन है कि वो। तभी शिचन बोले, कैसा प्लान? ये शिवू लानशिंग हेंगजुंग की ओर देखने लगी थी। ये देखकर शिचन चौंक गए। बोले, शिवू, ये बताओ आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? तो ये शिवू ने स्माइल किया और कहा, हस्बैंड, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सारा सच बता दूंगी। इस बार मुझे यकीन है कि वांग जी शादी के लिए मना नहीं कर पाएगा। तभी लानशिंग हेंगजुन कहते हैं, शिचन, लेकिन वांग जी है कहाँ? आज तो वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। ये सुनकर लानशिचन बोले, फादर, आज मैंने भी वांग जी को नहीं देखा, और वांग जी अंकल से भी नहीं मिला, वरना अंकल ज़रूर बताते। इधर एक घने जंगल में एक घोड़ा तेज़ रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा था, और उसकी लगाम जो थी ना वो ज़मीन पर मतलब उसके साथ ही रगड़ते हुए ज़मीन पर जा रही थी। तभी अचानक से वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था, और ये कोई और नहीं, सेकंड प्रिंस लान वांग जी थे। वांग जी ने घोड़े की लगाम को ज़मीन पर से उठाया, जो कि उसके यानी कि घोड़े के नेक के अराउंड थी, उसे ज़मीन से उठाया, अपने हाथ में पकड़ा और कहा, औरोरा वांग जी के घोड़े का नाम था। वांग जी ने कहा, औरोरा, तुम कहाँ भाग कर जा रहे थे? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊँगा? इतने साल से तुमने मेरा साथ दिया, और आज तुम मुझे ऐसे छोड़कर भाग रहे हो। औरोरा को देखकर साफ साफ पता चल रहा था जैसे कि वो किसी चीज़ से बहुत ही भयभीत था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वांग जी अपने घोड़े की पीठ को थपथपा रहा था उसे शांत करने के लिए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वांग जी को बिल्कुल ना चौकन्ना कर दिया। वांग जी को एक आहट सी मिली, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन इससे पहले कि वांग जी पीछे मुड़ता, किसी ने उसकी तरफ एक तलवार से अटैक कर दिया। वो तो वांग जी इतने वक्त से वॉर ट्रेनिंग ले रहा था, तो वो उस अटैक से बच गया। वो तलवार एक पेड़ पर जाकर टकराई थी। वांग जी पीछे मुड़ा तो उसने देखा ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए एक पर्सन खड़ा था, और उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। उसने अपने फेस को कवर कर रखा था, और सिर पर हैट पहनी हुई थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके, लेकिन वो पर्सन कुछ कह नहीं रहा था। वांग जी ने तभी अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें मुझे मारने के लिए? लेकिन वो असैसिन कुछ नहीं कह रहा था। तभी फिर एक बार उसने वांग जी पर बिना कुछ कहे अटैक कर दिया, और देखते ही देखते वांग जी पर उस असैसिन ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स करना शुरू कर दिया। पहले भी वांग जी ने कई सारे असैसिन का सामना किया था, लेकिन इस बार असैसिन अलग था। ये असैसिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ऐसा वांग जी को महसूस हो गया था। वांग जी उस असैसिन के मुँह पर से उसके कवर को मतलब जो क्लॉथ था ना उसको हटाने की सोच रहा था, लेकिन ये वांग जी के लिए आसान नहीं था। वांग जी को सिर्फ उस असैसिन की आंखें दिख रही थी, जो कि काफ़ी अलग तरह की थी, ऐसी आंखें जो वांग जी ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उस असैसिन ने वांग जी के हाथ पर नाइफ से कट कर दिया। वांग जी को पेन हुआ, लेकिन वो उस असैसिन को जाने नहीं दे रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि वांग जी को उस असैसिन को अपने से दूर पुश करना पड़ा। लड़ाई में उस असैसिन को भी चोट लगी थी। वांग जी ने अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक किया था, इस वजह से उस असैसिन के चेस्ट पर गहरे कट का निशान आ गया था, घाव हो गया था और उससे खून बहने लगा था।
लेकिन असैसिन ने अपने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने फिर एक बार वांग जी के ऊपर अटैक किया और इस बार वांग जी ने उस असैसिन को ज़मीन पर पुश कर दिया और उसके दोनों हाथों को ज़मीन पर प्रेस करते हुए कहा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अगर मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। वो असैसिन अपने आप को वांग जी के पकड़ से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसके दोनों हाथ को कसकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। तभी वहाँ सोल्जर्स की आवाज़ आती है जो तेज़ आवाज़ में कह रहे थे, प्रिंस वांग जी आप कहाँ हो? प्लीज़ हमें बताइए। वांग जी का ध्यान एक पल के लिए उस आवाज़ पर चला गया, उस आवाज़ की तरफ, पर ये एक पल काफ़ी था असैसिन के लिए। उसने तेज़ी से वांग जी को धक्का दिया और ऐसे वहाँ से गायब हो जैसे कि वो वहाँ पर था ही नहीं। जब वांग जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वांग जी ने असैसिन को बहुत ढूंढना चाहा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं, तो कैसे मिलता। इतनी देर में सारे सोल्जर्स भी आ गए थे। जब उन्होंने वांग जी के हाथ से खून को बहते हुए देखा तो उन सोल्जर्स में से जो वांग जी का क्लोज फ्रेंड था शाओ शिंगचैन, वो दौड़ कर आया और बोला, प्रिंस वांग जी, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? क्या किसी ने आपके ऊपर अटैक किया था? वांग जी ने तभी अपने हाथ को वापस खींचते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हमेशा की तरह मुझे मारने की कोशिश करी गई थी और इस बार एनिमीज़ ने अपने सबसे टफेस्ट असैसिन को भेजा था, लेकिन मेरी तलवार से वो भी घायल हो गया है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। ये सुनते ही शाओ शिंगचैन वहाँ खड़े सोल्जर्स से कहता है, जाओ जाकर उस असैसिन को ढूंढ करके लाओ, किसी भी हाल में मेरे पास। मुझे वो असैसिन हर हाल में चाहिए। वो असैसिन काफ़ी ट्रेंड था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को पार करते हुए जा रहा था, ज़मीन से होते हुए जा नहीं सकता था। वांग जी की तलवार से उसके चेस्ट पर काफ़ी गहरा कट लग गया था, उससे खून बह रहा था बहुत ज़्यादा। दर्द ने और थकान ने उस असैसिन को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। उसे एहसास हो गया था कि शायद वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा, तो उसके पास अब बस एक ही ऑप्शन बचा था, खुद को जिंदा रखने का। वो असैसिन एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठा, अपने सिर पर से हेड नीचे उतार कर रखी और अपने फेस से मास्क हटाया। वो असैसिन दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी रोब्स को ओपन किया तो देखा घाव और ज़्यादा गहरा हो गया था, अंधेरा होने लगा था। उसने जंगल को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। उस असैसिन ने अपने पास आग जलाई क्योंकि जंगली जानवर आ सकते थे। उसके आने के असैसिन के हाथ शिवर कर रहे थे। किसी तरह से उसने अपनी रोब्स की स्लीव से एक पाउडर को निकाला। वो बोला, शिजे आप परेशान मत हो, मैं आपको चैंग को कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपना काम ज़रूर पूरा करूंगा। ये था जियांग फेंगमियान का गोद लिया हुआ बेटा वे वुशियन। विंग, जिसे प्यार से उसके घर वाले विंग कहते थे। विंग का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने उस पाउडर को एक लीफ पर रखा और उसे फोल्ड करके जलती हुई लकड़ी के बीच रख दिया। विंग बोला, मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे अपने शिजे के लिए, अपने भाई के लिए ये करना ही होगा। विंग ने जलती हुई लीफ को अपने हाथ में पकड़ा। वो बोला, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना ही होगा। विंग ने उस जलती हुई लीफ को, जिसमें वो पाउडर था, उसे अपने घाव पर रखा। दर्द से उसकी चीख निकलने वाली थी, लेकिन विंग ने अपने मुंह को अपने हाथ से कवर कर लिया था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे दर्द ही इतना ज़्यादा होने लगा था। दर्द ने, थकान ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। विंग ने कुछ देर बाद अपने मुंह पर से हाथ हटाया। वो दर्द से भरा हुआ था बुरी तरह से। वो बोला, प्रिंस वांग जी, तुम्हें मरना ही होगा। मेरी शिजी और मेरे भाई को सेफ रखने के लिए तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहते कहते विंग बेहोश हो जाता है। आग जल रही थी। विंग इस पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। बेहोशी में भी उसने अपनी तलवार को, जिससे उसने वांग जी पर अटैक किया था, वो अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। इधर जो सोल्जर्स विंग को ढूंढ रहे थे, यानी कि उस असैसिन को, यानी कि विंग को ढूंढ रहे थे, उन्हें विंग तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें असैसिन तो नहीं मिला, लेकिन एक पेड़ की टहनी पर एक रेड रिबन ज़रूर मिल गया। वो रेड रिबन वो वांग जी को देते हुए बोले, सेकंड प्रिंस, ये रिबन हमें मिला है।
वांग जी ने उस रेड रिबन को अपने हाथ में लिया। वो रेड रिबन एक फैमिली लीनिएज को शो कर रहा था, जैसे कि प्रिंस वांग जी अपने फोरहेड पर पहनते थे। लैन किंगडम में जितने भी लोग थे वो अपने फोरहेड पर एक ब्लू रिबन पहनते थे। वांग जी ने उस रिबन को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, लगता है उस असैसिन की भी अपनी फैमिली है और ये रिबन उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो उसे लेने के लिए ज़रूर वापस आएगा और इस बार ये उसके लिए आखिरी पल होगा जब उसका और मेरा सामना होगा।